बहुत अच्छा, हो गई स्टार्ट। हम लोग बात करेंगे आज यूनिट एंड डायमेंशन की, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक। यूनिट एंड डायमेंशन, इसके ऊपर नीट में हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर फॉर नीट इंट्रेंस एग्जाम, और दोनों बहुत सरल होते हैं। एक तो आता है कि तुम्हारा डायमेंशन को निकालने के लिए, एक क्वेश्चन आता है डायमेंशन को निकालने के लिए, और डायमेंशन को आप तभी निकाल सकते हो जब आप पूरी फिजिक्स पढ़े हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला याद नहीं होंगे। जब तक पूरी फिजिक्स पढ़े हुए नहीं होंगे तब तक फार्मूला याद नहीं होंगे, और अगर फार्मूला याद नहीं होंगे तब तक आप किसी भी चीज़ की डायमेंशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब जरा एक बात सोचो, यूनिट का इन्वेंशन हुआ क्यों? जरा मानो कि कभी ना कभी तो इस धरती पे जैसे इंसान ने धीरे धीरे, जैसे हमने कहा बायोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा, धीरे धीरे क्या हुआ, इवेल्युएट हुआ, धीरे धीरे इंसानों का उत्पत्ति हुई और समझदारी आई इंसानों में। तो सोचो, क्या जब इंसान पहली बार इस धरती पे आया होगा, ठीक है, क्या उसे पता था कि पेड़ में लकड़ी होती है? उसे पता था पेड़ में जो ये है इसे लकड़ी बोलते हैं? नहीं पता था, ठीक है। उसे नहीं पता था कि ये पेड़ है, ये धरती है, ये पत्थर है, ये भी नहीं पता था इसे ये पत्थर है। तुम्हें पता है, क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों को किसी ने बताया है, उन लोगों को किसी ने बताया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें जब किसी भी चीज़ को नापने की ज़रूरत हुई, जैसे जैसे इन्वेंशन क्यों होता है, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में एक कोटेशन थी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम लोगों को जैसे जैसे इन्वेंट करने की ज़रूरत पड़ी, हमारे लिए आवश्यकता पड़ी, वैसे हम लोगों ने इन्वेंट किया, अदरवाइज हम लोग इन्वेंट नहीं करने वाले थे, ठीक। जैसे अब इस समय इन प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को दूसरी धरती की ज़रूरत पड़ रही है कि हमें दूसरी धरती देखनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आने वाले कुछ समय में हमारी धरती रहने लायक ही नहीं बचेगी। जब रहने लायक नहीं बचेगी तो हमें फिर एकदम से कहाँ भागोगे? तो कहीं दूसरी जगह जाके हमें रहना पड़ेगा। इसलिए साइंटिस्ट लोग बहुत दूसरी धरती के उसमें। तो ऐसे ही मैंने कहा स्टार्टिंग पीरियड में क्या था, स्टार्टिंग में हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि किसी भी चीज़ को हम नापें तो नापें कैसे, ठीक है। तो 3 पद्धति थी, ठीक, 3 पद्धति थी जिनसे हम लोग नापते थे। एक थी तुम्हारी MKS, एक थी CGS, एक थी FPS, ठीक है। MKS, CGS और क्या थी? FPS। ध्यान रखना, MKS, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड, ठीक है, सेकंड। C मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड, F का मतलब क्या होगा बच्चों? फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है, फुट, पाउंड, सेकंड। तुम्हें पता है आज हमारे देश में जो भी चीज़ हम नापते हैं वो या तो मीटर में नापते हैं, या फिर किलोग्राम में, या सेंटीमीटर में, या फिर ग्राम में। लेकिन यही अगर तुम ब्रिटिश में पहुंच जाओ, ठीक है, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो हम सब लोग किस चीज़ में नापते थे? वहाँ पर आज भी FPS चलती है, फुट, पाउंड, सेकेंड। कभी भी तुम WWF की फाइटें देखो, ठीक है, या कोई अमेरिका की कोई ब्रिटेन की कोई भी वीडियो देखो, उसमें जो भी वेट लिखा हुआ होगा वो सब पाउंड में होंगे, सब पाउंड में होंगे। क्यों? क्योंकि उनके देश में जो आज भी पद्धति चलती है वो कौन सी चलती है? FPS चलती है। और हमारे देश में जो चलती है वो MKS और CGS पद्धति चलती है, ठीक है। अब देखो, मीटर को किससे डिनोट करते हैं बेटा हम लोग? M से या L से। डायमेंशन में किससे डिनोट करते हैं? L से। kg को किससे डिनोट करते हैं? M से। सेकंड को किससे डिनोट करते हैं? T से। ऐसे ही यहाँ पर देखो, सेंटीमीटर L, ग्राम M, सेकंड को T, इसको फुट भी क्या होती है? लेंथ, मास
आ जाओ, लेंथ, मास और ये क्या है, टाइम। ठीक, एक और यूनिट है जिसका नाम है एसआई यूनिट। क्या है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है वो एमकेएस का ही एक स्वरूप है। जो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति का ही एक स्वरूप कहलाता है एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, एसआई यूनिट कौन कौन सी है? अच्छा, एमकेएस यूनिट का मतलब हो गया बेटा, जिस भी यूनिट के अंदर मीटर, किलोग्राम और सेकंड आएगा वो यूनिट कौन सी कहलाएगी? एमकेएस। ठीक, जिस यूनिट के अंदर सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आएगा वो कौन सी कहलाएगी? सीजीएस। जिसके भी अंदर फुट, पाउंड और सेकंड आएगा वो कौन सी कहलाएगी? एफपीएस। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे कुछ यूनिट्स और भी हैं, जैसे तुमने पढ़ा होगा न्यूटन। कौन सा? न्यूटन कौन सी यूनिट है? न्यूटन एक एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई। न्यूटन कौन सी यूनिट है? एसआई। और तुम्हें पता है न्यूटन जो होती है, न्यूटन किसकी यूनिट है? क्या फोर्स की यूनिट है या वेट की यूनिट है? फोर्स की यूनिट है या वेट की? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं, सभी लोग बताओ। जैसे मान लो, एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, आप बताओ आपका मास कितना है? 55। फिर अगले भाई, जैसे मान लो देखो, यूनिट का इसलिए हमारी ज़िंदगी में रोल है। तुम यहाँ पर आए, ठीक है, तुम्हारे घर से फ़ोन आया, तुम्हारे घर से फ़ोन आकर तुम्हारी मम्मी ने तुमसे ये कहा कि 3 चीनी ले आना, तो तुम क्या ले जाओगे? 3 किलोग्राम ले जाओगे कि 3 बोरी ले जाओगे? या 30 क्या ले जाओगे? या 3 ग्राम ले जाओगे? 3 किलोग्राम ले जाओ। लेकिन उन्होंने पीछे यूनिट नहीं बताई। क्या नहीं बताई? यूनिट। तो तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लेने को बोला है। यानी कि जब तक यूनिट का हमारी ज़िंदगी में इसीलिए बहुत अहम रोल है कि जब तक वो हमें कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितनी ले जानी है कोई भी चीज़। ठीक है, देखो, तुम अगर लिक्विड लेते हैं तो हम अपन लोग लीटर में ले रहे हैं, शुगर नाप रहे हैं वो अपन लोग किलोग्राम में नाप रहे हैं। ठीक है, लेंथ नापना है। किसी ने तुमसे ये कहा कि मैंने ज़मीन 10 ले ली। क्या ले ली? 10। तो तुम्हें क्या पता 10 क्या लिया है? 10 स्क्वायर फीट लिया है, 10 बीघा लिया है, 10 गज लिया है, या फिर 10 एकड़ लिया है? तो यूनिट का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। ठीक है, अब बताओ तुम्हारा मास कितना है? 55 kg। उन्होंने बोला 55 kg आपका मास है। ठीक है, आपका कितना है? 50 kg मास है। 50। क्या ये सही बोल रहे हैं? आप लोग सोचो, क्या ये सही बोल रहे हैं? ये गलत बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? गलत। कैसे? देखो, एक बात सोचो, सबसे पहले देखो, यही यूनिट का ही अंतर है, सब यूनिट का अंतर है। जो हम लोग सब बोलते आ रहे हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी गलत बोलते आ रहे हैं। देखो कैसे, बात ये है, जो तुमने अभी बोला वो तुमने पता है क्या बोला? वेट बोला। क्या बोला? वेट। और तुम्हें पता है वेट को किससे डिनोट करते हैं? W से। और W बराबर क्या होता है? mg। W बराबर क्या होता है? अरे बच्चों, समझ में आ रहा है? W बराबर क्या होता है? mg। और तुम्हें पता है वेट की यूनिट पता है क्या होती है? वेट की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। कितनी होती है? न्यूटन। बात समझ में आ रही है? वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब ध्यान रखो, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? अरे मुझे बताओ, F बराबर बच्चों क्या होता है? m। F बराबर, और फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। कौन सी है? न्यूटन। अब तुम्हें पता है m क्या होता है? किलोग्राम। और बेटा त्वरण, एसेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तुम्हें पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्या कहलाता है? न्यूटन। क्या कहलाता है? बात समझ में आई? अब जरा सोचो, तुमने जो बताया 55, वो क्या बताया? वेट बताया। क्या बताया? और पता है तुमने बताया वेट, यानी कि तुम्हारा वेट कितना है बच्चों? 55। अब m g
और पता है 55 क्या है? 55 न्यूटन ही तो है। 55 क्या है? न्यूटन। तो अगर तुम लिखोगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ऐसे ही तो लिखोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर मास, और जी की वैल्यू अगर 9.8 लो तो 9.8 ले लो, नहीं तो कितनी ले लो? 10। 10 क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड जाएगा तो m बराबर आएगा 55/10 यानी कि 5.5 kg। 5.5 कतई ऊपर से उतर गया, वो भी इतने कतई दिमाग में नहीं पड़ा। भैया बात ये ना कि जैसे आपने तो रहते हैं तो 9.8 तो 5 मिनट रहेगा, तो जितने रेफरेंस होंगे तो उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं ना, मीटर पर सेकंड को पार्ट को। नहीं मतलब साइंटिफिक वे में तो नहीं करते, पर मतलब कैजुअल में कर देते हैं। नहीं, 9.8 से 10 ले लिया ना मैंने, इसलिए कह रहे हैं आप। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपन मतलब व्यवहारिक रूप से बात करते हैं हाँ हाँ तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि साइंटिफिक वे में तो 5.5 kg बोलेंगे, बट अगर नॉर्मल कोई इंसान पूछा है तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उस चीज़ को तो सभी चीज़ों में डिपेंड दिया जाएगा ना 9.8। लेकिन यही बात पता नहीं होती लोगों को। ये बात हो सकती है। ठीक है, देखो एक चीज़ है, इस बात को समझो सबसे पहले बेटा, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी दुनिया में इंडिया पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, सब का वेट किस में होता है? न्यूटन में होता है। किस में होता है? हम लोग तुलते हैं, वजन तुलते हैं, तो वजन तुलते हैं तो हम न्यूटन में तुलते हैं, ना कि किलोग्राम में। किस में तुलते हैं? न्यूटन में। क्यों? क्योंकि ये धरती हम सब पे क्या लगा रही है? जी लगा रही है। क्या लगा रही है? त्वरण वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ रही है? जो कितना लगा रही है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना कि हम वेट अलग चीज़ होती है और तुम्हारा मास अलग चीज़ होती है। मास मतलब सिर्फ m होता है। मास मतलब क्या होता है? सिर्फ m। जैसे मान लो तुमने कहा कि हमारे अंदर 70 किलोग्राम, तो 70 किलोग्राम वजन नहीं है तुम्हारे अंदर, 70 किलोग्राम मास नहीं है, 70 न्यूटन फोर्स है तुम्हारे अंदर। क्या है? 70 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये है 70 न्यूटन, और m और g की वैल्यू अगर 10 लगाओगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 70/10 यानी कि 7 किलोग्राम। तुम्हारे अंदर क्या है? 7 किलोग्राम मास है। क्या है? मास। और एक और बात ध्यान रखना, वेट तो तुम्हारा चेंज होता है लेकिन मास चेंज नहीं होता। चाहे तुम यहाँ हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे मून पर हो, ठीक है, चाहे जुपिटर पर हो, यानी कि तुम किसी भी ग्रह, किसी भी प्लेनेट पर पहुँच जाओ, तुम्हारा मास कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा वेट वेरी करता रहेगा। वेट वेरी करेगा। ऊपर जाओगे तब भी वेट कुछ कम होगा, नीचे जाओगे तब भी कम होगा, सरफेस पर सबसे ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना, वेट तो तुम्हारा चेंज होता है लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक, ये मैंने थोड़ा सा तुम्हें बताया था इसके बारे में। ठीक, खाली कि एफ फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, ये वाला उतार लिया था, थोड़ा ये वाला उतार लिया था। ठीक है, अच्छा एसआई यूनिट क्या है? एसआई जो यूनिट है, एसआई यूनिट वो है एमकेएस का अपग्रेडेड वर्जन है। एमकेएस ही है। एसआई क्या है? एमकेएस ही है। ठीक है, कोई मुझे रिलेशन बता देगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन? व्हाट इज द डाइन? डाइन इज अ सीजीएस यूनिट एंड व्हाट इज द न्यूटन? न्यूटन इज एमकेएस यूनिट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन? डाइन एंड न्यूटन। ठीक, ये उतार लिया। चलो हिंदी में बोलो भाई। देखो बच्चों, ऐसा है, एक यूनिट होती है हमारी डाइन। कौन सी यूनिट होती है? डाइन। ध्यान रखना, डाइन एक सीजीएस यूनिट है। अब क्या हुआ था, जैसे लड़ाई होती रहती है ना आपस में, अपन लोगों के यहाँ डाइन किसे बोलते हैं? चुड़ैल को बोलते हैं डाइन। डाइन 1 न्यूटन इजकल टू 10 की पावर 5 डाइन। ध्यान रखना, DYNE, DY। तो न्यूटन ने कहा मैं अकेला 1 लाख डाइनों के बराबर हूं। न्यूटन किसके बराबर है? अकेला 1 लाख डाइन। बेटा 10 की पावर 5 का मतलब क्या है? 1 लाख। ठीक है, तो ये भी याद रखना, बहुत कभी कभी पूछ लेता है क्या 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर है। हाँ, अर्घ भी होती है, 7 होती है। ठीक है, 7 होती है। ठीक है, अच्छा ये हो गया।
अब मैं बात करूं कुछ और चीज़ों की। देखो, क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारी बहुत काम आने वाली हैं, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर, जहां भी बेटा ये स्मॉल एम आ जाए ना, स्मॉल एम आ जाए, मतलब समझ जाना क्या है, 10 की घात -3, 10 की घात -3। अब है माइक्रोमीटर। क्या है? माइक्रो। बेटा जहां भी ये आ जाए, ये वाला साइन, समझ जाना 10 की घात क्या है, -6 मीटर। ठीक है, याद रखना। और बताओ, अगर कहीं भी नैनोमीटर, एनएम आ जाए, एन का मतलब नैनो, नैनोमीटर का मतलब हो गया 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, समझ जाओगे। अगला देखो, अगला आ जाए कहीं भी एक एंगस्ट्रॉम। क्या आ जाए? एंगस्ट्रॉम। सर जी एंगस्ट्रॉम को अभी 12वीं क्लास में, अभी 12th क्लास में तुम नाप के आयो, क्या वेवलेंथ नापी थी तुमने? क्या नापी थी? वेवलेंथ। वेवलेंथ नापी थी? अरे वेवलेंथ नहीं नापी थी, तरंग दैर्ध्य। क्या नापी थी? बता दिया करो ना, हिंदी वाले बता दिया करो। सर जी हिंदी में बोल दो। तरंग दैर्ध्य नापी थी। तो तरंग दैर्ध्य बेटा किस में थी? एंगस्ट्रॉम में थी। ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? लोग मैं लिख दे रहा हूं। ये क्या है बेटा? मिलीमीटर। इंग्लिश वाले से समझ गए होगे, तुम्हें दिक्कत नहीं है। ये है माइक्रोमीटर, ये है नैनोमीटर, ये है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? 10 की पावर माइनस। एक होता है पिकोमीटर। कितना होता है? पिकोमीटर। पिकोमीटर में कितने होते हैं? 10 की घात -12 मीटर। 10 की घात -12 मीटर। ठीक है। एक होता है फर्मी। क्या होता है? FM। इसे बोलते हैं हम लोग पिकोमीटर। पिकोमीटर। एक होता है फर्मीमीटर। फर्मी का मतलब पता है क्या होता है? 10 की घात -15। ठीक है, फर्मी क्या होता है? 10 की घात -15 मीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या कि लाइट ईयर तुम्हारी किसकी यूनिट है? लाइट ईयर किसकी यूनिट है? अच्छा एक बार बताओ, किलोमीटर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, दूरी की यूनिट है। किलोमीटर किसकी यूनिट है? और सेंटीमीटर दूरी की, मीटर दूरी की यूनिट है नहीं? ऐसे ही लाइट ईयर किसकी यूनिट है? किसकी? डिस्टेंस की, दूरी की यूनिट है। अब लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? पीछे लड़कियां कोई बताएगी बेटा लाइट ईयर क्या होता है? कोई बात नहीं, अपन को हिंदी में समझा दो, अपन को ज़्यादा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। लाइट ईयर क्या होता है बताओ? लाइट ईयर होता है, पीछे पता है किसी को? तुम लोगों को पता है लाइट ईयर क्या होता है? पता है, ठीक है। लाइट ईयर होता है प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई कुल दूरी। क्या कहलाती है? 1 लाइट ईयर कहलाती है। प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है? लाइट ईयर। और लाइट ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। ठीक है। देखो जो कुछ भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लो कभी। ठीक है, सब भी पूछा जा सकता है। तो प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है, लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर बोलते हैं। बताओ प्रकाश की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। 1 सेकंड में कितना जाता है? 3 लाख किलोमीटर। इतनी तेज प्रकाश चलता है। ठीक है, इतनी तेज प्रकाश चलता है कि वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। ठीक, तो ये उतार लिया। चलो अब हम लोग बात करेंगे कुछ हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
अच्छा ये कह रहे हैं सर 3 लाख कैसे हुए? बेटा सी की वैल्यू क्या बताई है? क्या आपने ये बताई थी बच्चे? अरे यही तो बताई थी 3 लाख, ये हो गई। अब मुझे बताओ अगर मैं 3 गुणा 5 गुणा 10 की घात 3 कर दूं तब भी तो सही है बेटा। 5 और 3 8, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब बताओ 10 की घात 3 क्या 1 किलोमीटर नहीं हो गया? तो ये क्या हो गया 3 गुणा 10 की घात 5 मीटर। देखो बेटा जब 1000 मीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के। अरे 1000 मीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर पर सेकेंड। और बेटा यही 10 की घात 5 को ही हम लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाख। सही है। तो कितना आ गया? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड। अब आ गया समझ में? हाँ बहुत अच्छे। तो मैं कुछ बात कर रहा हूँ फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स देखो पूछा गया है नीट में, ये बच्चों नीट में पूछा गया है कि विच यूनिट इज नॉट फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, विच यूनिट इज नॉट फंडामेंटल यूनिट। तो ध्यान करो, देखो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? प्राथमिक इकाई। कौन सी? प्राथमिक इकाई। ध्यान रखना, प्राथमिक इकाई। ठीक, देखो 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब सर फंडामेंटल, जैसे मैंने तुम्हें बताया था फंडामेंटल नंबर क्या होते हैं? बताओ फर्स्ट क्लास में जो आए थे, फंडामेंटल नंबर क्या होते हैं? अरे 0 से लेके 9 तक क्या होंगे? फंडामेंटल नंबर। 0 से लेके 9 तक क्या होंगे? फंडामेंटल नंबर। बात समझ आ रही है? ऐसे ही फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जिनसे मिलकर सारी यूनिट बनी हैं। जिनसे मिलकर सारी यूनिट बनी हैं वो यूनिट कौन सी कहलाती हैं? तुम्हारी फंडामेंटल यूनिट। अब कौन कौन सी बनी है? जैसे पहली यूनिट ले लो तुम। पहली यूनिट तुमने ले ली कौन सी? किलोग्राम। किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम को हम लोग बेटा कैसे डिनोट करते हैं? क्या बताओ? एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अरे ये मास ही तो होता है। किलोग्राम क्या होता है? मास। बोलो। दूसरी क्या ले ली? मीटर। दूसरी क्या ले ली? मीटर। मीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से। मीटर को किससे डिनोट करते हैं? एल से। तीसरा मैंने ले लिया, तीसरा ले लिया टाइम। टाइम को किससे डिनोट करते हैं पता है? टी से। किससे नोट करते हैं? ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। चौथा ले लो टेम्परेचर। क्या ले लो? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मतलब तापमान। टेम्परेचर मतलब तापमान। तापमान को किससे डिनोट करते हैं? कुछ लोग थीटा से। देखो बेटा कुछ किताबों में थीटा से भी डिनोट किया हुआ है, कुछ किताबों में के से भी डिनोट किया हुआ है। ठीक है, कुछ किताबों में के से डिनोट है, कुछ किताबों में थीटा से डिनोट है। किसे? टेम्परेचर को। कितनी हो गई? 4। पांचवी देखो, पांचवी करंट। पांचवी कौन सी? करंट। करंट को, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एम से। किससे डिनोट करते हैं? एम से। छठी यूनिट इंटेंसिटी। क्या? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं सीडी से। जैसे हम बोलते हैं कैंडला। क्या बोलते हैं? कैंडला। अब सर इंटेंसिटी क्या है? यहां पर प्रकाश की इंटेंसिटी कम है कंपेयर टू धूप के। अरे धूप में जाओ, वहां पर इंटेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा। क्या हो गई? अब मुझे बताओ यहां पर कम क्यों है, वहां ज्यादा क्यों है? यहां कम क्यों है, वहां क्यों ज्यादा है? देखो इंटेंसिटी का हमारी जिंदगी में इतना बड़ा इफेक्ट है, मैं आपको बताऊं। ये हमारा ग्लोब, क्या ये हमारा भारत है? दिख रहा है भारत? छोटा सा भारत दिख रहा है? ये भारत दिख रहा है। भारत दिख रहा है ना, अपना प्यारा छोटा सा भारत देश। ठीक है, तुम्हें पता है कि सूर्य की प्रकाश की किरणें डायरेक्ट कौन सी रेखा पर पड़ती हैं? ये कौन सी रेखा है? ये इक्वेटोरियल लाइन है। कौन सी है? इक्वेटोरियल लाइन। जो ये दिख रही है इसे हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है,
तुम पूछते रहो, मुझे पूरी हिंदी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। इस पर सीधे गिरती हैं लाइट गिरती हैं सीधे। अब देखो तुम, इस पर लाइट सीधे गिरती हैं, जब इस पर लाइट सीधे गिरती हैं तो यहाँ के जितने भी ये देश हैं, ठीक है, वहाँ पर जब रोशनी ज़्यादा गिरेगी, प्रकाश ज़्यादा गिरेगा, तो वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, काले। एज लाइक वेस्ट इंडीज़, ठीक है, ये सब लोग क्या हैं, काले। अब जैसे जैसे इधर देखो, ये जैसे जैसे तुम ऊपर आओगे या नीचे जाओगे, ऊपर जाओ या फिर नीचे आओ, वैसे वैसे क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। लाइन क्या पड़ती है, तिरछी। देखो ऊपर जाओगे तिरछी पड़ेगी, नीचे जाएंगे तिरछी पड़ेगी। तो यहाँ पर गर्मी क्या होती है, कम होती है। और जैसे इसीलिए तुम ध्यान करना, श्रीलंका के लोग कतई काले दिखेंगे, श्रीलंका के लोग देखें कतई काले होंगे। और जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे लोग गोरे होते चले जाते हैं। कश्मीर के लोग ज़्यादा गोरे होंगे हमारे कंपेयर में, ठीक है, हरियाणा के लोग ज़्यादा काले होंगे हमारे कंपेयर में, तमिलनाडु के लोग और ज़्यादा कम काले हैं हमसे, ठीक है। लेकिन तुम लोग जब साउथ की मूवी देखते हो, तुम तो कहते हो वहाँ की हीरोइनी सब गोरी। देखते हो, नहीं देखते हो? अपन का भी पहले यही वहम था, अपन सोचता था साउथ में लग रही है कि लड़का लड़का लोग काले होते हैं, लड़कियाँ सब गोरी होती होंगी, ठीक। जब अपन ने साउथ इंडियंस देखे जो पढ़ने आए थे, तो अपन का भ्रम टूटा, हमने कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कलुआ ही पैदा होते हैं सर, ठीक। वो बात अलग है कि काले पैदा होते हैं, वो बात अलग है, जो वहाँ पर गोरा हो जाता है वही हीरोइनी बन जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो वही है। तो लाइट का हम लोगों में देखो, तो इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, ध्यान रखो इस चीज़ को। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ लाइट फॉलिंग पर यूनिट एरिया। सही है, कोई भी चीज़ कितने एरिया पर जितनी चीज़ ज़्यादा पड़ेगी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा, कम पड़ेगी तो इंटेंसिटी उतनी कम। इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, पूछते रहा करो। तीव्रता क्या बोलते हैं, करंट को तो पता ही है ना, क्या बोलते हैं, धारा। टेम्परेचर को तापमान, टाइम को समय, मीटर को मीटर या दूरी, किलोग्राम को चाहे किलोग्राम ही लिख दो, चाहे। बात समझ में आ गई? सर ये 7वीं रह गई, कोई बता देगा 7वीं कौन सी है? 7वीं कौन सी है, कोई बताएगा? 7वीं यूनिट कौन सी है? 7वीं फंडामेंटल यूनिट्स, मोल ऑफ सब्सटेंस। मोल ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। क्या है, पदार्थ की, इसे मोल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? मोल से। समझ में आ रहा है? सातों याद कर लो, कल अपन सातों से नहीं, सातों में से कोई सी, ठीक है। अपन ये कहेगा बताओ बेटा फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट 7 प्रकार की होती हैं, और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से दुनिया की हर यूनिट बनी है, ठीक है। दुनिया की हर यूनिट इन्हीं से मिलकर बनी है। ए बच्चा लोग देखो, अब देखो अगले, अब मैं कुछ यूनिट की बात कर रहा हूं, तुम्हें डायमेंशन बतानी है। क्या बतानी है? डायमेंशन। देखो तुमने एक चीज का नाम सुना होगा, क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेग। क्या बोलते हैं? वेग, ठीक है। दोनों लिख दे रहा हूँ बेटा, मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो पता चले हिंदी लिखूंगा तो हिंदी वालों को समझ में आया, इंग्लिश 00 हो जाएगी, ठीक। और अगर इंग्लिश लिखूंगा तो फिर हिंदी 00 हो जाएगी ना। अपन को सबकी तरफ देखना है। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। तुम्हें पता है वेग का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? चाल और वेग में क्या अंतर है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? वेलोसिटी में भी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसी यूनिट है? वेक्टर। और वेक्टर नेगेटिव
क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है वेक्टर। अगर कोई गिवन मतलब पॉइंट हो कि इस डायरेक्शन में जाना है और वो उसके उल्टी चल रहा है तो हो सकता है, बट गिवन नहीं होगी। बस अंतर इतना है ललो, इतना है बच्चों, इतना ध्यान करो कि जो वेग है, वेग नेगेटिव हो सकता है, लेकिन चाल कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्यों सर जी? क्योंकि वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे, और बेटा विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या? दूरी है सर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दूरी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? और दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। और टाइम को टी से। टाइम को, अभी यहां पर पावर कितनी है नीचे? 1। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गई? अगर किताब में ऐसा लिखा हो आंसर लिख दोगे? अगर ऐसे ना लिख के, अगर मैं ऐसे लिख दूं, फर्स्ट बेंच बताएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या मैंने ये गलत लिखा है? गलत लिखा है लला? क्या ये एक ही चीज लिखी है? क्यों? क्योंकि m की पावर 0 क्या हो गया? m की पावर 0 क्या हो गया? अब जब ये 1 हो गया तो सिर्फ क्या बचा? एल टी माइनस 1। सर तुम्हें पता है जो वेग की, जो वेलोसिटी की यूनिट है, वही यूनिट किसकी है बेटा? स्पीड की, या फिर स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। ठीक है, वही स्पीड की है, क्या है? चाल की। अब बताओ मुझे, एसिलरेशन, एसिलरेशन को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। एसिलरेशन को क्या बोलते हैं? त्वरण। देखो वही मैंने कहा, फार्मूला याद होना चाहिए। त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? सबसे सिंपल, एक सिंपल मैंने तुमसे पूछ लिया, व्हाट इज द एसिलरेशन? व्हाट इज द एसिलरेशन? व्हाट इज द एसिलरेशन? तो एसिलरेशन क्या होता है? एसिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे, बताओ क्या एसिलरेशन 0 हो सकता है? क्या त्वरण 0 हो सकता है? कब हो सकता है? जब कांस्टेंट स्पीड हो। इस दुनिया में किसी चीज की स्पीड कांस्टेंट है? प्लैनेट्स नहीं है, ये गलती मत कर देना, नहीं है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, सही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं। एक चीज की स्पीड कांस्टेंट है, किसमें? निर्वात में या हवा में? सूर्य के प्रकाश की चाल। किसकी? सूर्य के प्रकाश की चाल। सूर्य के प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है? 3 × 10⁸ ठीक है। किसमें होती है ये? हवा में, या फिर निर्वात मतलब वैक्यूम, जहां पर हवा नहीं है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ लेकिन अगर वही प्रकाश किसी मीडियम में चले, जैसे पानी में चले, किसमें चले? पानी में, तो उसकी गति कम हो जाती है। गति क्या हो जाती है? कम। ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा वेग में परिवर्तन बटे समय। अब मुझे बताओ, वेग में परिवर्तन, ऊपर वेग है ना, ऊपर क्या है? वेग। और बेटा वेग का कितना आया था? क्या? एल टी माइनस 1 बटे समय। समय का कितना होता है? टी। जब ये ऊपर जाएगा तो बेटा, जब ये ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1, और ये वाला भी ऊपर गया तो टी माइनस 1, तो क्या हो गया? एल टी माइनस, ये किसका आया? एसिलरेशन का। किसका आया? एसिलरेशन का। ठीक है, उतारते रहो फटाफट। एसिलरेशन, ठीक है। अब एसिलरेशन के बाद हम लोग बात करेंगे, एसिलरेशन के बाद में हमने बात करी बल की। बल को क्या लिखते हैं हम लोग? फोर्स। बल को क्या लिखते हैं? फोर्स। बेटा F बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर क्या ma होता है? क्या होता है सर जी?
एम। एम क्या है? मास। मास का क्या होता है? क्या एम होता है? अरे मास की डायमेंशन क्या होती है? एम। मास किस में डिनोट करते हैं? केजी में। केजी का क्या होता है? एम। ए क्या है? त्वरण। त्वरण का क्या होता है? जल्दी बताओ। एल टी माइनस 2। तो बेटा जब इसको इससे गुणा करेंगे तो एम ऐसे ही एम एल टी माइनस, समझ में आ गया? ये क्या आ गया? फोर्स। क्या आ गया? और तुम्हें पता है ये रट लो, रट्टा मार लो, इतना याद होता है, इतनी जगह यूज होगा ना, रट्टा मार लो। क्या? फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। समझ में आ रहा है? फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2। अब फोर्स के बाद में आता है प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या हो गया बच्चों? दाब। प्रेशर का मतलब क्या हो गया? दाब। क्या हो गया? दाब। अच्छा, जो इस समय, मुझे बताओ, क्या इस समय मैंने ऐसे हाथ किया, क्या यहां दाब लग रहा है? लग रहा है क्या? कौन दबा रहा है मेरे हाथ को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण का दाब। और बेटा पता है वातावरण का दाब कितना होता है? वातावरण का दाब कितना होता है? 1 ATM। 1 ATM कितना दाब होता है? 1 ATM। चलो मैं इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बताऊं, फिर अभी यूनिट पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ये लिखना नहीं, ऐसे ही समझा रहा हूं तुम्हें। जो हम सबके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? 1 ATM। ATM को बार भी बोलते हैं। ATM को, इसमें प्रेशर का यूनिट टॉर भी होती है, बार भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, पास्कल भी होती है, ठीक है, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है, ठीक है? बहुत से यूनिट होते हैं, और एक दो छूट गई होगी मेरे से, ये भी नहीं पता, ठीक? देखो बेटा, हम लोगों को जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1 ATM। और 1 ATM पता है कितना होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर पता है कितना फोर्स लग रहा है? 10⁵ न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है? 10⁵। अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि तुम पे कितना प्रेशर लग रहा है। देखो मैं तुम्हें एक एक्सप्लेन करूं। मान लो बच्चे, तुम अपने सिर का एरिया मान लो। क्या तुम्हारे सर की ऐसे अगर स्केल रखी जाए तो क्या लंबाई 10 सेंटीमीटर नहीं होगी? अरे सर मैं ऐसे रखूं, ऐसे, क्या 10 सेंटीमीटर होगी? क्या चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर मान लूं? उससे ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी ना? अरे 10 सेंटीमीटर कितना सा होता है? इतना सा 10 सेंटीमीटर होता है। तो मान लो, आपका नाम क्या है? सोनू दास। ठीक है, देखो सोनू दास, एक बात बताओ, तुमने मान लिया कि तुम्हारे जो सर का क्षेत्रफल तुमने मान लिया, कतई मिनिमम माना, इतना तो सबका होता ही होता है, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई मान लिया। और बेटा अगर एरिया निकालूं, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 10 गुणा 10। अब ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो अगर मैं लिखूंगा तो इसका एरिया कितना आएगा? 10 गुणा 10⁵-2 लंबाई और गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी हुई? सर जी 10⁵-2 क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि सेंटीमीटर चेंज किसमें कर दिया अपन ने? मीटर में। तो अगर मैं इसको गुणा करूं तो 100 गुणा 10⁻⁴, इसका मतलब 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। मैंने मान लिया कि कतई मिनिमम सरफेस एरिया माना तुम्हारे सर का कितना है? 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मैंने तुमसे कहा 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है? 10⁵ न्यूटन। कितने एरिया पर? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर। तो पता है 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना लग रहा होगा? 10⁻⁻2 गुणा 10⁵5 लगभग 10⁻³ न्यूटन। 10⁻³ न्यूटन का मतलब समझ रहे हो? 10⁻³ न्यूटन का मतलब ये हो गया, एक कुंटल में कितने वजन होता है? 100, यानी कि 10 कुंटल वजन।
ठीक है, लगभग 10 क्विंटल वजन तुम्हारे सर के ऊपर हमेशा लग रहा है। जो किससे लग रहा है? एटमॉस्फेयर से। कितना लग रहा है? एटमॉस्फेयर से। बात पल्ले पड़े नहीं पड़ रही है, समझे? यानी कि हमारे सर के ऊपर हमेशा वजन इतना लगता रहता है, हमेशा। जो कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर लगा रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए तुम इतनी टेंशन में रहते हो, हैं? लेकिन एक टेंशन और है, अगर ये वजन हटा दिया क्या हो जाएंगे? उड़ नहीं जाएंगे, फट जाओगे। क्या हो जाओगे? फट जाओगे। कैसे? इतना प्रेशर लग रहा है, तभी तो जो हमारे अंदर खून है वो अंदर है, प्रेशर की वजह से। क्योंकि अंदर का भी प्रेशर है, बाहर का भी प्रेशर है। अगर बाहर प्रेशर ही ना रहे तो अंदर का सब खून कहाँ चले जाएगा? बाहर, सब ब्लड बाहर, तुरंत विदिन सेकंड नहीं लगेंगे, सुहा खत्म। ठीक है, तो यही भी है, तो वो सब चीज़ चलो छोड़ो। हम लोग बात किसकी कर रहे थे बच्चों? तो यूनिट में बहुत ताकत होती है। देखो ये हम बात कर रहे थे प्रेशर की। किसकी बात कर रहे थे? अब मुझे बताओ प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? क्या फोर्स पर यूनिट एरिया? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट। मुझे बताओ फोर्स, अरे रट्टा मार लो। और एरिया क्या मीटर स्क्वायर होता है? एरिया क्या होता है? और मीटर का क्या होता है? एल, यानी कि एल स्क्वायर। क्या हो गया? एल स्क्वायर। नहीं पल्ले पड़ा। देखो बेटा, एरिया का अगर मैं देखूंगा तो मीटर स्क्वायर ही तो होता है। एरिया क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो बटे क्या कर दिया? अब बताओ एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम। ऊपर जाके -2 होगा। ऊपर जाके क्या होगा? -2। जब -2 होगा तो एक ही तो माइनस बचेगा, यानी कि ये प्रेशर की यूनिट हो गई। समझ में आया? सर जी ये ऊपर जाके -2 था, यहाँ पर +1 था, तो +1 में -2 गया तो क्या बचा? -1। ml -1 t -2। बात समझ में आ रही है? ये किसकी यूनिट है? प्रेशर की। किसकी यूनिट है? प्रेशर की। प्रेशर के बाद एक यूनिट बताएं वर्क डन की। कोई मुझे वर्क डन का फार्मूला बता दे जल्दी। वर्क डन का मतलब होता है कार्य। कोई मुझे वर्क डन का फार्मूला बता दे जल्दी से। वर्क डन का फार्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन का फार्मूला जो होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। मुझे बताओ बल की यूनिट, बल की यूनिट इधर देख बीच में, तुम बताओ बल की यूनिट क्या होती है? डायमेंशन। मैंने कहा रट्टा मार लो, क्या होती है? ml² t -2 या ml t -2? जल्दी बताओ। ml t -2 यही तो होती है। क्या होती है? याद कर लो भाई, तो मैं कह रहा हूं याद कर लो। बल्कि क्या होती है बच्चों? ml t माइनस। और लल्ला विस्थापन की क्या होती है? विस्थापन एक दूरी तो है, विस्थापन की क्या होगी? l। अब l की जब इधर गुणा करोगे तो ml² t माइनस, यही तो कार्य की आया। यही किसका आया? कार्य। कोई मुझे काइनेटिक एनर्जी की बता सकता है? सर गतिज ऊर्जा। क्या होगी? गतिज ऊर्जा की डायमेंशन बता सकता है कोई? देखो चलो मैं निकाल दे रहा हूं, हालांकि मुझे पता तो है यही है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। बेटा गतिज ऊर्जा का जो होता है फार्मूला क्या होता है? 1/2 mb। क्या यही फार्मूला होता है? अरे बचपन से पढ़ते आए अपन लोग। सर 1/2 से कोई मतलब मत रखो, ठीक है? 1/2 से कोई मतलब, क्योंकि कांस्टेंट है। m क्या है? मास। मास का क्या होता है? m। और b का क्या होता है? ध्यान रखो, l t -1 का होल स्क्वायर। तो m ऐसे ही। अब देखो l का करोगे तो l का क्या हो जाएगा? l² t माइनस, क्या यही आया? यही आया?
यही आया ना, ध्यान रखना। क्या कुछ चीजें याद रखो, क्या देखो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, स्थितिज, बच्चों स्थितिज ऊर्जा से स्थिति सही लिखा है, स्थितिज सही लिखा है, स्थितिज था पे, कोई बात नहीं, तुम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी लिखो। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हिंदी में मुझसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो ई की मात्रा आई की मात्रा में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, कहीं की कहीं लग जाती है, कहीं की कहीं लग जाती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर कार्य, या फिर इन सब की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, और जो कितनी होती है, ml स्क्वायर टी माइनस, सही, सबकी क्या होती है, सेम होती है, जो क्या होती है, ml स्क्वायर टी माइनस 2। ध्यान रखना। ठीक, अब मैं बात करूंगा पावर। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। शक्ति कपूर बोलो, पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर। अच्छा मुझे बताओ, दो बंदे काम कर रहे हैं, एक जेसीबी काम कर रही है, किसकी पावर ज्यादा, किसकी पावर ज्यादा, जेसीबी। कैसे बताया, कैसे बताया, क्योंकि वो ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि वो ज्यादा काम कर रही है। क्या काम कर रही है, ज्यादा। तो बेटा पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, कार्य बटे समय। क्या होता है, ध्यान रखना, कार्य बटे, ध्यान रखोगे, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। जो आदमी ज्यादा काम करेगा, ठीक है, जैसे मान लो तुम दोनों दोस्त हो, तुम ज्यादा काम कर रहे हो इनसे एक ही समय में, मैंने कहा 1 घंटे में तुमने ज्यादा काम किया इनसे, इसका मतलब है तुम्हारी पावर ज्यादा है। तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य की, अब कार्य की सर जी जल्दी बताओ, ml स्क्वायर टी माइनस, और समय क्या है, नीचे टी। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ml स्क्वायर टी माइनस। बात समझ में आ रही है। अच्छा अगला देखो, स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को हिंदी में, ये फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है तनाव। क्या होता है, तनाव। ठीक है, ठीक है, नीट 2021 में पूछा गया था, जो अभी हुआ है उसी में। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का क्या होता है, तो बेटा तनाव का होता है फोर्स अपॉन, यानी कि ये क्या है, क्या ये प्रेशर नहीं है, अरे सर जी प्रेशर कहाँ है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट। तो ये स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ml माइनस 1 टी माइनस, कतई पल्ले नहीं पड़ा, कतई पल्ले ही नहीं पड़ा सर जी। एक बार बताओ, ये काम आएगा, अच्छा है, नहीं आएगा काम ये। पता है मेरे पास यहाँ पर वो नहीं है, मेरे इंस्ट्रूमेंट, मैं अपने सारे इंस्ट्रूमेंट रखता हूँ। एक बात जरा सोचो बच्चों, चलो हटाओ, ये है तो अपना काम चलाओ। ये मान लो कोई रबड़ है, मान लो क्या है, रबड़। अगर अपन इसे पकड़ के खींचूंगा तो यहाँ पर फिक्स है, यहाँ क्या है, फिक्स। इसे पकड़ के खींचूंगा तो इसकी लेंथ में क्या होगी, वृद्धि होगी। अरे इसकी लेंथ में क्या होगी, वृद्धि। समझ में आ रही है। जब इसकी लेंथ में वृद्धि होगी तो इसके एरिया में, अरे इसकी मोटाई में
कमी होगी। तो तुम्हें पता है इसमें तनाव कितना होगा, इसमें तनाव इतना होगा जितना मैंने फोर्स दिया, कितना दिया मैंने, फोर्स। और इसका एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब सर एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या अंतर होता है, देखो ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, इस एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। बात समझ में आ रही है। और अगर एरिया की बात आएगी, एरिया, तो ये भी इंक्लूड होगा, ये वाला ऊपर वाला भी जुड़ेगा और ये वाला भी जुड़ेगा। ये है एरिया और ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। बात समझ में आ रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ध्यान रखना, तो वही मैं कह रहा हूं। तो तनाव क्या हो जाएगा, कितना फोर्स लगाया नीचे की ओर और उसका एरिया कितना है, वो तुम्हारा क्या होता है, तनाव। ठीक, एक चीज और, क्या, स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन को बोलते हैं हम लोग विकृति। विकृति। और सर स्ट्रेन क्या होता है, इस बात पे ध्यान दो। स्ट्रेन होता है तुम्हारा डेल्टा एल अपॉन, अब ये समझ में नहीं आया विकृति क्या होती है, विकृति क्या होती है, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल। विकृति होती है जैसे मैंने पकड़ के ऐसे ऐसे खींचा था, ठीक है, तो प्रारंभिक लंबाई एल, प्रारंभिक लंबाई एल, और फोर्स लगाने पर जितना ये खिंच गई वो क्या है, डेल्टा एल, वो क्या है, डेल्टा एल। समझ में आ रहा है। तो डेल्टा एल अपॉन एल ही क्या कहलाएगा, विकृति। तो बेटा इसका भी तो मीटर है सर, अरे एल का क्या, मीटर, और इसका भी मीटर, मीटर मीटर कट गया तो सब कुछ क्या आ गया, जीरो। क्या आ गया, तो यहां पर क्या हो गया, एम जीरो, वो सॉरी एल होगा, एल, और इधर भी है, तो क्या हो गया, जीरो। तो ये कैसी है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, जिसकी कोई डायमेंशन ना हो। अच्छा, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन कौन सी है, और डायमेंशन क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, मैग्नेटिक, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव बेटा जितनी भी चीज़ें हैं, ध्यान रखना, रिलेटिव जितनी भी चीज़ें हैं सब कैसी हैं, डायमेंशन लेस। अब सर देखो, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी कंपेयर नहीं करी जाती, ठीक है। जैसे तुमने, जैसे मान लिया तुमने कहा अरे फिजिक्स वाले सर हैं, बोले वे तो कतई तवा जैसे काले हैं। कैसे हैं, तवा जैसे काले। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने किसी से कंपेयर की है। जैसे मान लो अगर तुमसे कोई कहता है वो बंदा गोरा है, तो गोरा उसने क्यों बोला, क्योंकि उसने किसी से कंपेयर करी, ठीक है। कंपेयर करने को ही हम लोग कहते हैं कि हम लोग रिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इस दुनिया में हर चीज़ का रिलेट है। किसी ने कहा वो पढ़ने में तेज है, इसका मतलब ये है कि उसने कोई एक मानक ऐसा नाप रखा है जिसकी वो कहता है ना पढ़ने में तेज है ना पढ़ने में धीरे है। सही है? हाँ, सारी दुनिया में हर चीज़ का रिलेटिव है, हर चीज़ का, हर चीज़ से रिलेट करके, हर चीज़ से रिलेट करके बनी हुई है, ठीक है। ये लिख ली, विकृति लिख ली बेटो, बच्चों विकृति लिख ली। अच्छा, अब अगले हम बढ़ते हैं। कोई मुझे बताएगा सर चार्ज, चार्ज अभी इंटर पास करके आए हम लोग। चार्ज, चार्ज को क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। इसकी यूनिट कोई बता दे, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन। तो कोई फार्मूला बताओ ना, फार्मूला तो याद करो, अभी 12वां पास करके आए हो कतीश सब। Q बराबर क्या होता है, अरे बताओ, Q बराबर क्या होता है, IT। अरे I बराबर Q बटे करंट क्या है, करंट क्या है, Q अपॉन T। करंट क्या है, Q अपॉन, तो Q बराबर, सॉरी I बराबर है Q अपॉन T, तो Q बराबर क्या हो गया, I क्या है, करंट। करंट को किससे डिनोट करते हैं, फंडामेंटल यूनिट में जाओ, A से। किससे डिनोट करते हैं, A से, ध्यान है ना। और T को,
तो क्या Q की यूनिट ये आ गई? बात समझ में आ गई? Q की यूनिट आ गई। अब मुझे बताओ, एक कहीं मैंने एक फार्मूला पढ़ा था सर, जिसे हमने कहा था कूलाम का कांस्टेंट भी था, जो एक फार्मूला हमने पढ़ा था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, ऐसे कुछ फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। मैं तुमसे कहूं एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन बेटा, ये फार्मूला हर किसी को पता है, किसको नहीं पता है कि ये कहाँ से आया? सबको पता है बेटा। 12वीं पास की हो और ये फार्मूला नहीं पता है तब तो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना? निकाल लोगे? अब ये बच्चा कह रहा है सर जी ये बताओ इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? क्या 1/4π कांस्टेंट होता है? सर कांस्टेंट तो ये पूरा होता है, कांस्टेंट तो ये पूरा होता है, पूरा ही होता है कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर इसकी अगर पूछ ली है, इसकी वैल्यू पूछ ली, डायमेंशन पूछ ली है, तो 4π तो कांस्टेंट है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। बेटा पाई की कोई डायमेंशन होती है? नहीं। 4 की कोई होती है? नहीं। अब तो इससे इसे गायब कर दो, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा? Q1 Q2/ε0 r²। अगर मैं ε0 को इधर ले जाऊं तो F को कहाँ लाऊंगा? नीचे। F को कहाँ लाऊंगा? अब तो मुझे बच्चे बता ही देंगे सर Q की। देखो Q1 Q2 दोनों चार्ज ही तो हैं, दोनों क्या हैं? चार्ज। ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो गया, कूलाम क्या हो गया? स्क्वायर। तो देखो पहले Q की क्या हो गई? 80, दूसरी Q की क्या हो गई? 80, तीसरी फोर्स की क्या होती है? बताओ बीच वाले दोस्त, अरे लल्ला, फोर्स की क्या होती है? याद कर लो भाई, हमने क्या रट्टा मान लो, mlt माइनस r क्या है? दूरी, रेडियस ही तो है, रेडियस की क्या होती है? l²। बस अब क्या है देखो, a कितना हो गया? a², t कितना हो गया? t²। नीचे देखो m ऐसे ही, l और l की घात 3, l की घात बेटा 2 इधर है 1 इधर है, तो किधर कितना हो गया? देखो 2 इधर है 1 क्या है? इधर। t माइनस, जब ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा m-1, m-1, l ऊपर ले जाओ तो l की घात -3। t जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस में है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो t और t की घात क्या बचा? a। ये किसका है? एप्सिलॉन नॉट। किसकी है? बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? सही है। एक चीज मैंने और पढ़ी थी, उसके पीछे तो अपन ने कतई पढ़ते, मिटा दूं नहीं ये वाला, उसके पीछे पढ़ते पढ़ते क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, हिंदी में भी बेटा प्लैंकी बोलते हैं इसे, प्लैंक कांस्टेंट। पढ़ा था कहीं? अरे ये वाला फार्मूला कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। E बराबर hc/λ, कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना। E बराबर hc/h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। अगर h निकालोगे तो क्या हो जाएगा? E λ/h निकालोगे तो क्या हो जाएगा? E λ/c। अब मुझे बताओ E क्या है? एनर्जी। E क्या है? E क्या है? एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? तो सबकी एक ही डायमेंशन होती है। अब मुझे बताओ बेटा, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? बोलो। अरे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है? तो एनर्जी की भी तो वही होगी, क्या होगी? ml² T माइनस, ये होता है क्या? अरे यही होती है सर जी, वर्क डन की। बेटा वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जितनी एनर्जी है सबकी एक ही डायमेंशन है, जो क्या है? ml² T माइनस लैम्डा। क्या है? तरंगदैर्ध्य। क्या है? तरंगदैर्ध्य की यूनिट क्या होती है? अरे एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सब में मीटर आ रहा है क्या पीछे? क्या आ रहा है? मीटर आ रहा है। तो मीटर ये किसकी यूनिट है? दूरी की। किसकी है? दूरी की। बात समझ में आ रही है? अरे लला खुद बताओ, तरंगदैर्ध्य में तरंगदैर्ध्य को हम कैसे नापते थे? तरंगदैर्ध्य को कैसे नापते थे? किलोमीटर में नापते थे क्या हम? तरंगदैर्ध्य किस में नापते हैं? किलोमीटर में। किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में, या नैनोमीटर में, या माइक्रोमीटर में, ठीक है, नैनोमीटर में। तो देखो ये मीटर आ रहा है, मीटर, मीटर का मतलब है लैम्डा भी क्या है? एल है। और सी क्या है? क्या यहाँ पर प्रकाश की चाल? अरे वेग ही तो है, और वेग का क्या होता है? एल टी माइनस। जब ये ऊपर जाएगा तो एम ऐसे ही, बेटा यहाँ पर पावर 1 है प्लस की, ऊपर जाके -1, तो क्या ये इससे कट गया? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कटते हुए, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? l²। देखो नीचे -1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और ऊपर कितना है? और प्लस का ऊपर गया तो क्या बन गया? t माइनस। बात पल्ले पड़ी। तो ml² T माइनस, ये किसका आई? प्लैंक कांस्टेंट। किसका आई? ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, खड़े खड़े थक गए, बैठ लो। एक क्वेश्चन बताओ मुझे, E बराबर SC/λ, क्या सबने पढ़ा है? E बराबर SC/λ सबने पढ़ा है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? EM वेव में ऑप्टिक्स का पहला, ऑप्टिक्स से पहले है। अगर तुम चाहे तुम SL अरोरा उठा लो, चाहे प्रदीप उठा लो, ठीक है, चाहे कुमार मित्तल उठा लो, सब में सेकंड किताब का, जो तुम्हारे कोर्स में है 12th की 2 किताबें हैं, दूसरी किताब का पहला ही चैप्टर है ये। सबसे ज्यादा लैम्डा किसकी होती है? टीवी वेव या फिर रेडियो वेव की? किसकी होती है? टीवी वेव या फिर रेडियो वेव की। लैम्डा सबसे कम किसकी होती है? लैम्डा सबसे कम किसकी होती है? तो किसकी होती है? गामा रेज की। किसकी होती है? ध्यान रखना, किसकी होती है? गामा रेज की, ठीक है। जेई मेंस 2022, जेई मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? 22 का मतलब है इसी साल, अभी पेपर हुए इनमें पूछा गया है, ठीक है। हाँ अभी जो 1 हफ्ता नहीं हुआ, आज रिजल्ट आने वाला है उसका, ठीक। तो ये पूछा गया है कि सबसे कम वेवलेंथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, हमारे सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं? क्या 7 कलर होते हैं? कितने कलर होते हैं? 7। कौन कौन से? इंडिगो, बिबग्योर। कौन से होते हैं? बिबग्योर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बैजनी हापी नाला, हिंदी मीडियम वाले ऐसे बोलते हैं, बैजनी हापी नाला, बिबग्योर, बी और आई से इंडिका, फिर बिबग्योर ब्लू, और सबसे बाद में क्या होता है? रेड। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे हॉट कलर कौन सा है? सबसे हॉट कलर कौन सा है?
रेड है, सही है। सबसे हॉट कलर कौन सा है बताओ? रेड है, हैं? अच्छा, सबसे हॉट कलर रेड नहीं है, सबसे कोल्ड कलर रेड है, ठीक। सबसे हॉट कलर रेड नहीं, सबसे कोल्ड कलर है। कैसे? चलो मैं एक बार में बता दे रहा हूँ सर जी। यही तो बिग हो रहा है। जैसे जैसे आगे जाऊंगा लैम्डा की वैल्यू मेरे बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। सबसे कम किसकी होती है? बैगनी की। इसी की तो होती है, सही है, कतई सही बात है। अब जरा बताइए, कतई सही सही बताइए। जिसकी लैम्डा सबसे कम ज़्यादा, जिसकी लैम्डा सबसे, अरे HC तो कांस्टेंट होता है, जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा उसकी ई, अरे नहीं आया लला, 10 को 5 से भाग दिए कितना आएगा? बोल। हाँ, अरे करके बताएगा यार, कितना आएगा? 2। अब 10 को 10 से भाग दिए, कब कम आया? जब नीचे ज़्यादा हुआ तो इधर क्या आया? आया कम, नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर लैम्डा ज़्यादा तो एनर्जी क्या हुई? तो लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका है? तो एनर्जी सबसे कम किसकी हुई? बात समझ में आ गई? तो रेड सबसे ठंडा कलर है, सही है। हाँ, आज तक हॉट मानते थे तुम। कभी गैस घर पे चाय बनाई है? चाय बनाई है लो तुमने? आती है चाय बनाना? हैं? कैसे बनती है? अच्छा, जब देखो, जब अपन लोग नए नए गैस सिलेंडर भरवा के आते हैं तो क्या वो गैस सिलेंडर लाल जलता है? कैसा जलता है? हल्का बैगनी कलर का नहीं होता है? होता है, नहीं होता है? होता है बैगनी कलर का हल्का। और जब गैस सिलेंडर ख़त्म होने वाला होता है तब एनर्जी कम हो जाती है। तब एनर्जी क्या हो जाती है? कम। वैसे एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। समझ में आ रहा है? तो सबसे कोल्ड कलर कौन सा है? रेड। और सबसे हॉट कलर? बैगनी। समझ में आ गया? फैक्ट पता है ना क्यों होता है ऐसा? फैक्ट पता है ना? फैक्ट तो पता ही है। चलो छोड़ो, फैक्ट नहीं पता। अरे E = SC/, लैम्डा बताया नहीं था? जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा उसका वो सबसे कम। चलो अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सर, बैगनी उगनी सब हो गया तुम्हारा, पोटेंशियल की। पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होगी? पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होगी? तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल मतलब बेटा विभव। क्या होता है? विभव। ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है पता है? BI। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है BIT। क्या होता है? प्रूफ भी किया तुम लोगों ने। अरे ये बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है? ये BIT अलग है। B क्या है? पोटेंशियल। I क्या है? करंट। T क्या है? टाइम। BIT। बात पहले पड़ रही? अब मुझे बताओ, अगर तुमसे B की पूछी जाए, क्या U/IT करोगे? मुझे बताओ, U क्या एनर्जी है? U क्या है? और एनर्जी का क्या होता है? ml² T-2 और बटे I क्या है? A। टाइम का क्या है? T। अब बताओ क्या रहेगा? M ऐसे ही, L² ऐसे ही। बेटा जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस का ऊपर जाके तो 1 जब ऊपर -1 हो जाएगा, क्या T-3 नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? T-। समझ में आ रहा है बेटा? 3 कैसे हो गया? समझ में आ रहा है? हैं? और ऊपर A जब ऊपर जाएगा तो A की पावर माइनस। अगर कुछ भी पल्ले ना पड़े, कुछ भी समझ में ना आए, बेझिझक पूछा करो। अगर तुम्हारे ये भी समझ में ना आए ना कि सर जी 2 + 2 तुमने 4 कैसे लिख दी है, वो भी अपन बताएगा। क्या लला? डबल समझे नहीं, अब किसे बोलो?
बोलो जोर से बोलो, बोलो बोलो, बोल दो। अरे शर्मा क्यों रहा? W/Q से निकाल लेते। अच्छा अच्छा, W/Q से निकाल लेते। किसे बेटा? इससे इसे, लेकिन लला W/Q से तो B बराबर W/Q होता है। हाँ, उससे भी निकाल लो क्यों। तो बेटा W का ये हो जाता है और Q का क्या होता है? IT। Q का ये होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो। कतई सही बात है, कतई सही बात। ठीक। अच्छा, अगला मुझे कोई बताएगा। कैपेसिटर, अगला क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं? संधारित्र। बायोलॉजी तुम्हें इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है हिंदी में? बायोलॉजी इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है हिंदी में? इंग्लिश में। केमिस्ट्री आ ही नहीं रहे हैं, क्लास नहीं लग रही है? ओह, 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री। अच्छा, टाइम टेबल है तुम लोगों के पास में? 3 दिन फिजिक्स चलेगी, 3 दिन केमिस्ट्री। सही है, सही है, गुड। अच्छा बताओ, संधारित्र का क्या हो जाएगा बच्चों? संधारित्र का बताओ मुझे। संधारित्र का C= क्या होता है? Q/, अरे होता है नहीं होता है? और अगर मैं C का पूछूं Q क्या होता है? Q होता है Q देखो, वो अभी मैंने लास्ट में निकाला है ना। Q क्या होता है बेटा? IT। Q क्या होता है? IT मतलब 80। और B क्या निकाला है देखो, बोलो M-1, अगले L-3, T4 A²। यही तो है। अरे मैंने वो वाला लिख दिया है ना, ML², सॉरी, ML² T-3 A-1। ठीक, चलो। अब बेटा देखो, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं, बेटा ये माइनस का है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। नीचे वाले जितने भी हैं, अगर नीचे वाले माइनस के हैं तो ऊपर जाके प्लस के, नीचे वाले प्लस के हैं तो ऊपर जाके माइनस के। तो अगर मैं M को ले जाऊंगा तो M-1, L को ले जाऊंगा L-2। अब T देखो, यहाँ पर -3 है, ऊपर जाके +4, क्योंकि +3 हो जाएगा, +3 और 1 क्या हो जाएगा? +4। A-1 है और ये 1 है, तो A ये समझ में आ रहा है? ये है। देखो ऐसा है बच्चों, इसमें बहुत सारी फार्मूला हैं। कम से कम तुम्हारी फिजिक्स में आई थिंक 700-800 फार्मूला है, तो 700-800 डायमेंशन भी हैं। तो ऐसे तो मैं लिखवाता रहूँगा, करवाता रहूँगा, तो हो गया कल्याण अपना। ठीक है, आप लोगों को कल क्या करना है, कोई भी किताब एक क्वार मित्तल लेना, कुछ लेना, कम से कम 50 डायमेंशन जो मैंने लिखवा दी हैं इनके अलावा लिख के लाना। ठीक है, और कैसे लिखोगे? जैसे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ऐसे करके। ठीक, और ये तभी याद होती हैं जब तुम्हें फार्मूला याद होते हैं। अगर तुम्हें फार्मूला याद नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये ये उसका ये इस चीज़ के लिए होता है। चलो उतार लिया, अब हम लोग अगले बढ़ेंगे। अगला हेडिंग डालो, 100% एक क्वेश्चन इसमें से ही पूछा जाता है जो अब मैं लिखवा रहा हूँ।
ठीक है, बताओ तुम्हारा 3 दिन में कोर्स कैसे हो जाएगा? अगर हफ्ते में 3 दिन क्लास चली मतलब 7 घंटे में हैं, अगर 7 दिन में 3 दिन क्लास चलेगी, जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर हैं एज लाइक कोटा हो गया, सातों दिन मतलब 6 दिन क्लास चलती हैं और 1.5 घंटे क्लास चलती हैं, तब भी कोर्स खत्म नहीं हो पाता। या तो तुम लीपा पोती करवाओ या तो लीपा पोती हो, ठीक है। लीपा पोती का मतलब है कि फॉर्मलिटी, ठीक है। अगर फॉर्मलिटी होगी तो तुम एक हफ्ते में 1 दिन क्लास चले तब भी कंप्लीट हो जाता है कोर्स, ठीक है। अगर इंडिविजुअल अच्छे से कोर्स करवाना है तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उसका रीज़न ये है बेटा, आप लोगों ने 11th और 12th पढ़ा, जितना 11th और 12th पढ़ा है दोनों पढ़ोगे, और जो डेरिवेशन 11th और 12th में पढ़ा है वो तो पढ़ोगे ही, और जो नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ोगे, हमारा है। तो जो तुमने 2 साल में पढ़ा है अब वो 10 महीने में पढ़ोगे, और उस 10 महीने में भी क्या कर दो, आधा कर दो नहीं समझे? तो फिर तो धोखा है ना। चलो देखते हैं अपन लोग। हम लोग बात करते हैं बेटा सार्थक अंक की। सार्थक अंक देखो, सार्थक अंक बहुत हर साल पूछा जाता है, हर साल सार्थक अंक पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखो सार्थक अंक। यूपी बोर्ड के 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, और सीबीएसई बोर्ड के 3 हैं, है ना। यूपी बोर्ड वाले तुम्हें इंग्लिश लिखने में दिक्कत तो नहीं होती है? होती है ना, कोई बात नहीं। चलो मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। इंग्लिश वालों तुम लिख लो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो हिंदी वालों तुम मत लिखना, इंग्लिश वालों तुम लिख लो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखो तो तुम लिखो। इसका पहला रूल देखो, सभी नॉन जीरो, बेटा इतना तो हम लोगों को आता ही है, ठीक है। सभी नॉन जीरो अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। कैसे? ठीक, एग्जाम्पल आप लोग भी लिखते रहोगे, ठीक है। एग्जाम्पल इंग्लिश वालों ने क्या लिखा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखे, सभी नॉन जीरो अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा 2 2 8 4 3, क्या इसमें कोई जीरो है? इसमें सार्थक अंक पता है कितने हैं? 1 2 3, समझ में आ गया? और मुझे बताओ इसमें कितने हैं? बात समझ में आ रही है? ठीक है। एग्जाम्पल उतार लो जल्दी से, फिर दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर लिखो। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखो, तब यूपी बोर्ड वाला है। सीबीएसई बोर्ड लिखो, द जीरो appearing between two non-zero digits are significant figure। यदि जीरो संख्या के बीच में हो तो सार्थक अंक में गिना जाएगा, ठीक है। जैसे लला 1 0 2 1, क्या ये बीच में है? नहीं है, तो सार्थक अंक में गिना जाएगा। सार्थक अंक कितने होंगे? अब मुझे बताओ कितने सार्थक अंक हैं? तो जीरो बीच में है
जीरो कहाँ है? संख्याओं के बीच में। तो कितना हो गया? अरे बोलो कितना? 5। कितना हो गया? 5। लिखो, ठीक है, उतार लो एग्जाम। सीबीएसई बोर्ड लिखो, इफ द नंबर इज लेस देन 1, इफ द नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1, on the right of decimal point, if the number is less than 1, if the number is less than the 0, if the number is less than 1, फिर क्या बोला? on the right side of the decimals, right का मतलब क्या हो गया? एक मिनट देखो, ऐसे लिख रहा हूँ, डेसिमल, आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 1 से छोटी हो तो उसके दाहिनी ओर के सभी जीरो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। सार्थक अंक में गिने, जैसे मैंने एक बार बताओ, 1 से छोटी संख्या कोई एक बताओ, 1 से छोटी संख्या बताओ, 1 से छोटी संख्या 0.6320। सही है? क्या 1 से छोटी है? 1 से छोटी है तो ये वाले सब पीछे वाले भी गिने जाएंगे। 1 2 3 4 कितने होंगे? समझ में आ रहा है? पीछे वाले भी सब गिने जाएंगे। ठीक है? but right side the zeros are not count। तुम इसमें और लिखो, सिर्फ हिंदी वाला तो मत लिखो, लिखो but right sides zero are not count in significant figure। फिर लिखेंगे नीचे, लेकिन ये दाहिनी हो गया, अब बाईं। एक मिनट रुको, मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था? कौन सी साइड बोली थी? और इससे पहले क्या बोली थी? नहीं नहीं, जो सबसे पहले मैंने लिखवाया था उसमें राइट बोला था, लेफ्ट बोला था? राइट बोला था। और अभी क्या बोला है? नहीं नहीं, अब राइट नहीं, अब लेफ्ट लिखो। अब कितना लिखो? लेफ्ट। सही लल्ला? लेफ्ट। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा कैसे। एक बात देखो, लेकिन अच्छा, राइट मतलब दायां दायां होता है क्या? राइट मतलब दायां होता है, और लेफ्ट मतलब बायां बायां। ठीक है, लेकिन बाएं ओर संख्या से पहले के जीरो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं, नहीं गिने जाते हैं। अब सर यही पल्ले नहीं पड़ा, देखो कैसे पल्ले पड़ेगा। देखो, एक संख्या समझो, मैंने तुमसे कहा बच्चों मुझे बताओ, क्या ये संख्या 1 से छोटी है? 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी है तो संख्या देखो, डिजिट्स तो यहाँ से स्टार्ट हुई है। अरे गिनना तो तुम यहीं से स्टार्ट करोगे, समझ में आ रही है? तो यहाँ के दाहिनी ओर, दाहिनी यही तो हुआ, अरे दायां यही तो हुआ, दाहिने ओर के जीरो तो गिने जाएंगे, दाहिने ओर के जीरो तो गिने जाएंगे, लेकिन संख्या के इधर वाले जीरो नहीं गिने जाएंगे। अरे बात पल्ले पड़ गई, समझ में आया? तो बेटा देखो, इधर के जीरो गिनो तो कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट। समझ में आया? अब मुझे बताओगे
कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? कितनी है? 4। क्योंकि सर जी ये नहीं गिने जाएंगे, इधर वाले तो गिने जाएंगे। तो कितनी है? 4 से। समझ में आ गया? चलो अगला लिखो, सीबीएसई बोर्ड वाला अगला लिखो। If the number is without decimal, if the number is without decimal, if the number is without decimal, then last zeros are not count in significant figure. Then last zeros are not count in significant figure. Then last zeros are not count in significant figure. देखो कैसे, इसमें कहा गया है बच्चों, हाँ मैंने कहा अगर कोई संख्या में दशमलव ना हो, अगर कोई संख्या में दशमलव ना हो, देखो यदि कोई संख्या में दशमलव ना हो, देखो बेटा यदि कोई संख्या में दशमलव ना हो, यदि कोई संख्या में दशमलव ना हो तो आखिर के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में या सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। जैसे तो देखो एग्जाम्पल, मैंने कहा 4200, क्या कहा? क्या दशमलव लगा है? नहीं लगा है, तो आखिर के 2 काउंट, तो सिर्फ कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर? अरे कितनी होगी? 2 ही तो होगी। बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? कितनी है? 1। कितनी है? आ रहा है समझ में? कितनी है? 1। और बताओ कितनी है? 3। अरे आ रहा है समझ में? आ गया? ये आ रहा है? अच्छा, सीबीएसई बोर्ड वाले लिखो, पावर आर नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, इनसिग्निफिकेंट फिगर। यूपी बोर्ड लिखो 10 की घात सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिनी जाती या सार्थक अंक में नहीं गिनी जाती। 10 की घात, जैसे मैंने कहा 5 गुणा 10 की घात 3, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, क्योंकि घात नहीं गिनी जाती, घात नहीं तो कितनी आया? 1। बात समझ में आई? अब मैंने कहा कितनी है? 4, क्योंकि ये नहीं गिनी जाएगी। कितना है? 5 है ना? क्यों? क्योंकि सर ये तो गिने जाएंगे, क्योंकि 1 से छोटा है। किससे छोटा है? तो 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? हाँ, ये नहीं गिने जाएंगे। लिख लिया? अब अगले बात करते हैं। तुम्हारे सर जी नहीं आए आज? ठीक है, छोड़ो। अब तुम्हारा जो मन करे वो नंबर बताओ और सिग्निफिकेंट फिगर बताओगे फटाफट। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, फटाफट सिग्निफिकेंट फिगर बताओगे। देखो बस 5 मिनट भी नहीं लगा रहा हूँ। इधर देखो, सिग्निफिकेंट फिगर, जल्दी बोलो। 4 है ना? क्या है? 4।
क्या है? अरे 1 2 3 4, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 5। क्यों? क्योंकि सर जी ये 1 से बड़ी है। 1 से क्या है? 1 से बड़ी। अगर 1 से बड़ी है तो सर जी 1 2 3 4 लास्ट की तो गिनी जाएंगी, 5। और बताएं? और बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। हैं? 4 2। इसमें कहीं दशमलव दिख रहा है? कहीं दशमलव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो कितनी है? ध्यान करो, मैंने लिखवाया था दशमलव है तो लास्ट के 0 नहीं गिने जाते। कितनी है? क्या दशमलव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? कितनी है? 1। लेकिन अब कितनी है? 4। क्या ये 1 से बड़ी नहीं है? क्या है 1 से? तो ये वाले भी 0 गिनोगे, ये भी गिनोगे। 1 2 3। हाँ, समझ में आ रही है? ठीक है। और जो मन करे, जो भी मन करे वो बताओ, जो मन करे वो बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। इन 0 से मतलब ही मत रखो, ठीक है? 1 2 3, ठीक। थैंक यू।